हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया था जिसमें हम लोग पीछे पढ़े हैं बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल तक पढ़ लिए थे। आज हम दोस्तों बात करेंगे आपसे भारत के गवर्नर जनरल। जैसा कि आप लोग को बताए थे हम कि बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसी तरह जो है दोस्तों एक अधिनियम आता है 1833 का अधिनियम, और उस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को अब जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दोस्तों इसी को आज हम देखेंगे। और आइए हम देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल को यहाँ पे। तो जो भी भारत के गवर्नर जनरल आए थे उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, और जो जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उस पर जो है फोकस करेंगे। तो जो भी लोग इससे पहले नहीं देखे हैं उसको वीडियो को देख लेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। और यह भारत के गवर्नर जनरल है। फिर वायसराय आएगा दोस्तों, एक 1858 का अधिनियम आता है, 1858 का अधिनियम, और उसके तहत जो है दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और इसी तरह जो है लास्ट लास्ट तक देश आजाद तक, यानी कि 1947 तक, और यूं कहिए तो 1950 तक जो है दोस्तों हम लोग वायसराय के बारे में लगभग लगभग देखेंगे। और जो भी इनसे फैक्ट निकल के सामने आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल को। तो भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि इस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तार हो गया था। प्रमुख गवर्नर जनरल के उपलब्धियों का वर्णन जो है निम्नलिखित है दोस्तों। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हो गया ना, तब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया जाता है। इसमें इस पद पर जो है आने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो देख लीजिए। सबसे पहले व्यक्ति, अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है याद रखा जाता है। इनका काल भी याद रखा जाता है, 1828 से लेकर के 1835 तक। दोस्तों काल इसलिए अब यह भारत का गवर्नर जनरल और आगे वायसराय का काल एक मैप के रूप में, एक माइंड में सेट करके काल इसलिए रखेंगे ना कि इनके समय में जो जो भी कार्य हुआ होगा या घटना हुआ होगा उनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यदि अगर हमको डेट याद रहेगा तो इनसे रिलेट करके जो है दोस्तों हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसलिए एक आंकड़ा मिल जाता है, एक खाका बन जाता है कि अच्छा इस यह जो है घटना इस टाइम हुआ था, तो यह काल किनका रहा होगा। तो उस पे हम लोग जो है सही आंसर कर देते हैं। आप लोग को देखते होंगे कि सीधे आपसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके काल में हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग जानते हैं कि 1919 ईस्वी में हुआ था। तो 1919 ईस्वी किसका काल रहा होगा, तो ऐसे करके जो है आपसे पूछेगा कि 1857 का विद्रोह जो है किसके समय में हुआ था। मान लीजिए कि आपके गवर्नर जनरल या वायसराय आपको याद नहीं है, लेकिन अगर काल याद है कि 1856 से लेकर के 62 तक, मान लीजिए कि इसका कैनिंग का काल है, तो इन्हीं के बीच में जो है 1857 आता है। तो 1857 का विद्रोह जो है इन्हीं के समय में हुआ था। तो ऐसे करके जो है ना कोरिलेट करके हम लोग याद रखते हैं। तो सबसे पहले विलियम बेंटिंग आए, उसके बाद जो है चार्ल्स मेटकाफ आए। इनका जो है कार्यकाल 35 से 36 मात्र एक साल के लिए रहता है। उसके बाद ऑकलैंड आए। ऑकलैंड जो है 36 से लेकर के 42 तक इनका कार्यकाल अच्छा रहा। उसके बाद है एलन बरो का काल जो है दोस्तों 1842 से 44। हार्डिंग का काल 1844 से 48। फिर लॉर्ड डलहौजी आ जाता है, और इनके समय में बहुत सारे काम हुआ था दोस्तों, इसलिए कार्य तो इनका याद रखा ही जाता है। 48 से 56, कभी कभी आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि इनका काल क्या था, तो 48 से 56 लॉर्ड डलहौजी, 48 से 56 याद रखिए, 1848 से 56। उसके बाद दोस्तों अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में भारत के यह 1856 से लेकर के 1862 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। तो आइए अब हम एक एक करके जो है इन सब पे जो है चर्चा करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग देख लीजिए दोस्तों, 1833 के अधिनियम आता है, तब जाकर के यह भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो इससे पहले जो है वह बंगाल के गवर्नर जनरल 33 तक रहते हैं। यह जो है 1828 में ही आ जाते हैं, लेकिन 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। और जैसे ही अधिनियम आता है और भारत के गवर्नर जनरल पोस्ट का क्रिएट होता है, तब जाकर के यह भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि यह अब तक गवर्नर जनरल में सबसे महत्वपूर्ण या इनमें सभी क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण था। इसने सभी क्षेत्रों में जो है जो कार्य को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे दोस्तों, जो कि बहुत सारे सामाजिक कार्य यह अच्छा किए थे, प्रशासनिक कार्य भी किए थे। तो आइए इनका से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज को समझते हैं। प्रशासनिक कार्य के बारे में अगर इनका हम चर्चा करें तो यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यह जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जैसे कि हमने आपको चर्चा कर दिए। इसने हस्तक्षेप या अहस्तक्षेप दोनों नीति का जो है पालन किया था। यह जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करता था, और जरूरी नहीं पड़ने पर अहस्तक्षेप की नीति दोनों का पालन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग किए थे। यह जो है 1828 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसके बाद 1833 से लेकर के 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल के पद पर जो है यह
स्थापित रहे। उसके बाद इसने गारो खासी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में है, उनको जो है दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया, लेकिन जोधपुर, कोटा, बूंदी के क्षेत्र को जो है हस्तक्षेप नहीं किया। इसलिए इनको कहा गया है कि इन्होंने हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप दोनों नीति को जो है पालन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशासनिक कार्य के रूप में हम इनका देखें तो इस क्षेत्र में बेंटिंग ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे 1829 में धारा धारा 17 या अनुच्छेद 17 का प्रयोग करके सती प्रथा को जो है दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया। यह क्वेश्चन VVI है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोग को याद भी होगा। एक यहाँ पे अभी तक यह धारा या 19 अनुच्छेद 17 नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए कि कहीं अगर पूछा जाए आपसे कि किस धारा का प्रयोग या किस अनुच्छेद का प्रयोग करके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को जो है प्रतिबंध कर दिया था, तो इसका डेट भी याद रखा जाता है। यहाँ से 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से धारा 17 का प्रयोग करके जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का जो है अंत किया था, प्रतिबंध लगा। दोस्तों सती प्रथा जो है बहुत पहले से भानुगुप्त के एरन अभिलेख में ही इसका उल्लेख मिलता है, जो 510 ईस्वी से यह चलता आ रहा था। उसी टाइम से उल्लेख इसका मिलता है, भानुगुप्त एरन अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख जो है मिलता, प्राचीन काल से चलते आ रहा था। वह जाकर के 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा यह प्रतिबंधित किया जाता है, और यह इसमें भारतीय की तरफ से जो है पूर्ण रूप से सहयोग राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया जाता है। यह कानून सर्वप्रथम जो है बंगाल में लागू हुआ था। सती प्रथा का जो प्रतिबंध किया गया वह बंगाल, आपको पता होगा कि सती प्रथा क्या था दोस्तों, जब किसी आदमी का डेथ हो जाता था तो उनके साथ उनकी पत्नी को भी दोस्तों चिता पे जिंदा जला दिया जाता था, दोनों को साथ में। तो इसी को दोस्तों सती प्रथा कहा जाता। सती माने हो जाना, अपने क्या बोलते हैं, अपने हस्बैंड के लिए सती हो जाते थे लेडीज लोग, तो उन्हीं को जो है सती प्रथा, बहुत यह बेकार कानून था जिसको कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने यह प्रतिबंध लगाया था। तो यह सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाए कि यह सर्वप्रथम किस जगह पे लगा, तो यह जो है बंगाल के क्षेत्र में सबसे पहले लगा। उसके बाद इन्होंने 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी जो है लागू किया। उसके बाद पहले बंगाल में लगा, फिर बम्बई, और फिर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1830 में जो है लागू हो गया। सती यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सती प्रथा को प्रतिबंध करने में भारत की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा राम मोहन राय के ने जो है निभाया। इन्हीं के सहयोग से जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है सती प्रथा को प्रतिबंध किया था। तो दोस्तों यह बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से कि इसने 1830 में कानून बना करके बाल हत्या को जो है गैर कानून घोषित कर दिया। दोस्तों एक कानून बनाया, और बाल हत्या पर जो बाल बच्चा को, देखिए यहाँ पे लिखा गया कि राजपूत समाज में पुत्री के जन्म होने पर जो है इसकी हत्या कर दिया जाता था। दोस्तों यह जब लड़की जन्म लेती थी तो इनका जो है राजपूत समाज में हत्या कर दिया जाता, तो यह इन्हीं को जो है यह गैर कानून घोषित किया, और इस पे जो है बाल हत्या पे प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। उसके बाद है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन के सहयोग से, देखिए कर्नल सलीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा का जो है अंत कर दिया था। तो यह याद रखा जाता है, इनका नाम भी याद रखा जाता है। विलियम बेंटिंक ने किसके सहयोग से, तो कर्नल सलीमैन के सहयोग से जो है ठगी प्रथा का जो है अंत कर दिया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखें, अभी देख लिए, उसके बाद देखेंगे दोस्तों न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में क्या था दोस्तों, इसने कर्नवालिस द्वारा स्थापित अपीलीय न्यायालय, जो लॉर्ड कर्नवालिस एक अपीलीय न्यायालय का स्थापना किया था, उसको समाप्त करके पूरा अधिकार जो है वह जिला अधिकारी यानी कि DM को जो है सौंप दिए थे। इसने 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, और मैकाले रिपोर्ट के अनुसार ही जो है न्यायालय में फारसी भाषा के साथ साथ अब जो है क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की भी जो है अनुमति मिल गई थी। तो यह भी अच्छा कार्य था। उसके बाद दोस्तों शिक्षा संबंधी कार्य की अगर बात करें हम इनका, तो शिक्षा संबंधी कार्य को देखिए कि इस समय शिक्षा को लेकर के जो है ना विवाद उत्पन्न हो गया था। उसके बाद है कुछ विद्वान जो है, इसमें कुछ विद्वान पाश्चात्य शिक्षा यानी कि प्राचीन शिक्षा, देखिए प्राचीन शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा कहा जाता है। कुछ विद्वान पाश्चात्य शिक्षा और कुछ विद्वान जो है पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के जो है समर्थक थे। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा में भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज, आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन शिक्षा में भारतीयों के साथ कौन अंग्रेज जो है इसका समर्थन किए थे। तो जेम्स प्रिंसेप और विल्सन ने जो है इन पे पाश्चात्य शिक्षा पे, प्राचीन शिक्षा में जो है विश्वास दिखलाए थे। लेकिन उसी तरह जिस तरह से अंग्रेज भारतीय शिक्षा में रुचि दिखाए, उसी तरह कुछ भारतीय जो थे वह जो है अंग्रेजी शिक्षा में अपना जो है समर्थन दिए या रुचि दिखाए। जैसे ट्रेवलिन, मैकाले और एलिफिंस्टन ने अंग्रेजी शिक्षा का जो है समर्थन किया था। भारतीयों की तरफ से अगर बात करें दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा का जो है समर्थन किया था। तो इनको याद रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी शिक्षा का जो है
समर्थन किए थे। इनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा ऊपर के लोग वर्ग अगर शिक्षित होंगे तो नीचे के वर्ग जो है खुद ब खुद शिक्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसके रिपोर्ट के अनुसार जो है शिक्षा में जो है सुधार किया गया। तो इन्होंने शिक्षा संबंधी कार्य भी किया था। उस पर एक सिद्धांत आता है दोस्तों, निस्यंदन का सिद्धांत। इसके बारे में कहा गया है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत मैकाले ने यह प्रस्ताव दिया कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दिया जाए, तो उससे क्षण का फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं, उससे क्षण का जो है शिक्षा निम्न वर्ग में खुद ब खुद जो है पहुंच जाएगा। तो यह निस्यंदन का सिद्धांत था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा यह दिया गया था और इसको जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद याद हमको क्या रखना है, यहाँ से लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर 1835 में अंग्रेजी भाषा को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकाले अंग्रेजी शिक्षा, अब सीधे आपसे पूछा जाएगा यहाँ से कि लॉर्ड मैकाले का रिपोर्ट जो आया, लॉर्ड मैकाले का जो रिपोर्ट था वह किस शिक्षा से संबंधित था, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। यह इसका माध्यम क्या था, मैकाले रिपोर्ट का माध्यम कौन सा शिक्षा था, तो अंग्रेजी शिक्षा था। इसको ध्यान में रखेंगे। और 1835 में भी आया था, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो डेट भी यहाँ से याद रखा जाता है। 1835 ईस्वी में भारत के, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1835 में भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की एक स्थापना किया गया। तो यह भी अच्छा काम किए थे। और एक यहाँ पे अभी सब जितना पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें आपसे, रैयत का सीधे अर्थ होता है किसान। रैयत का शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों वह किसान होता है, और यह व्यवस्था सीधे सरकार द्वारा किसानों से जुड़ा होता था। इसके बीच जो है इसमें जैसे कि दोस्तों जमींदारी व्यवस्था में हम लोग पढ़े थे कि किसान और सरकार के बीच में एक बिचौलिया का जो है गठन हो गया था, एक बिचौलिया का उत्पन्न हो गया था। अब जो है डायरेक्ट जो है रैयत मतलब किसान जो है डायरेक्ट सरकार को जो है टैक्स अदा करते थे। तो बिचौलिया का यहाँ से कहानी खत्म हो गया था। यह व्यवस्था जो है रैयत व्यवस्था 51% भूभाग पर जो है लागू हुआ था। 51% याद रखने की चीज है, याद रखिए। उसके बाद सर टॉमस मुनरो, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि इसके जनक के रूप में दोस्तों सर टॉमस मुनरो ने 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल क्षेत्र में जो है इस व्यवस्था को लागू किया था। तो ध्यान रखिए, सर टॉमस मुनरो के द्वारा जो है, अगर आपसे पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड या फिर आपको बता दें टॉमस मुनरो के द्वारा सर्वप्रथम जो है 1792 में मद्रास के बारामहल क्षेत्र में जो है यह व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ था। लेकिन विलियम बेंटिंग के समय इसका काफी विस्तार हुआ। देखिए विलियम बेंटिंग का काल जो है 1800 आपको बताए हैं कि यह 33 का 35 का काल चल रहा है। 33 से 35 का काल जो है चल रहा है, समय चल रहा है। तो 1792 में ही मद्रास के बारामहल में सर टॉमस मुनरो जी के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था कर। लेकिन जब विलियम बेंटिंग आते हैं तो इसके समय में इसका काफी जो है विस्तार होता है और एक व्यक्ति आते हैं विनीगेट और मार्टिन बर्ड, इनके सहयोग से जो है यह व्यवस्था को लागू किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में एलिफिस्टन महोदय के सहयोग से बंबई में लागू किया गया था यह रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो यह भी ध्यान रखा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसान जब तक लगान अदा करते उनको भूमि के से बेदखल जो है नहीं किया जा सकता था। यह व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास, असम और बंबई के क्षेत्र में जो है लागू किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यह आपसे पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ किस स्थान पर लगा, किस जगह पे लगाया गया सर्वप्रथम, तो मद्रास, असम और बंबई को जो है यहाँ से याद रखा जाता है। 51% भूभाग पर जो है 51% भूभाग पर जो है लगाया गया था। इसके जनक के रूप में किसके सहयोग से लगाया गया, तो सर्वप्रथम बारामहल मद्रास के बाद सर टॉमस मुनरो को याद रखिए। यहाँ से मार्टिन बर्ड को भी याद रखा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो 1833 का अधिनियम आता है। इसके क्या क्या प्रावधान थे उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको पहले चर्चा किए थे कि 1813 का एक चार्टर एक्ट आया था, 1813 का अधिनियम आया था, उसमें व्यापारिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चीन और चाय के साथ भी अभी भी व्यापार जारी था। तो उसी को समीक्षा करने के बाद जो है 1833 का जब अधिनियम आता है तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो चाय और चीन के साथ यानी कि पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों यही एक शब्द है मात्र, पूर्ण, और आपका आंसर बदल जाएगा। अगर यही शब्द पूर्ण शब्द नहीं लगेगा यहाँ पे तो केवल 1813 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तो 1833 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों हम
नेक्स्ट की अगर बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा जो है 1833 में, देखिए 1833 में विधि आयोग का जो है गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया, जैसा कि हमने चर्चा कर लिए हैं। इस अधिनियम के द्वारा रंग, रूप, जाति, स्थान के आधार पर जो है अब भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो यह बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं दोस्तों। चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं, यह दूसरा गवर्नर जनरल के रूप में भारत का। यह भारत के संदर्भ में थोड़ा उदारवादी प्रवृत्ति के जो है यह व्यक्ति थे। थोड़ा उदार प्रवृत्ति जो है भारत के प्रति इन्होंने दिखाया। 1835 ईस्वी में भारतीय प्रेस पर से जो है जो है प्रतिबंध हटा दिया। भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध को हटा दिया और स्वतंत्रता प्रदान कर दिया। इसीलिए जो है चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जो है हम लोग जानते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखा जाता है। हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। तो यह यहाँ से दोस्तों इनका एक यह पॉइंट है, यह याद रखा जाता है। और एक पॉइंट को और याद रखिए, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछने की कभी संभावना बने तो पूछ सकता है कि इसने जो है मुगल कालीन सिक्का को प्रतिबंध, जो मुगल कालीन अभी तक सिक्का चलते आ रहा था उस पर प्रतिबंध लगाया और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्का को जो है इसने जारी किया। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, तो इसको ध्यान में रखिए। चार्ल्स मेटकॉफ से मात्र 2 पॉइंट है, इसको याद रखिए। उसके बाद है दोस्तों ऑकलैंड। अब हम ऑकलैंड की बात करें दोस्तों आपसे, तो इनका कार्यकाल है 1836 से 42 तक। तो इनके समय में जो है रणजीत सिंह, शाह शुजा और अंग्रेज के बीच जो है त्रिदलीय जो है संधि हुआ था। तो यहाँ से एक ही पॉइंट है, इसको याद रखिए। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? आंग्ल अफगान युद्ध 1800। अब जो है अंग्रेज अफगान के क्षेत्र में जो भी पहुंच गए थे 1839 से 1842 तक इनका कार्यकाल है। और सॉरी 36 से 42 है ऑकलैंड। और इन्हीं के समय में जो है आपसे कभी पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था या आंग्ल अफगान युद्ध कब? तो ऑकलैंड के समय में 3942। तो इसको याद रखिए किसके समय में हुआ था, यही यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है। इस युद्ध का मुख्य कारण जो था रूस की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना था। इस युद्ध में अंग्रेज जो है पराजित हो गए, इसलिए जो है ऑकलैंड को वापस बुलाया गया और दूसरा गवर्नर जनरल के रूप में एलन बरो को जो है भेजा जाता है। और एलन बरो जब आते हैं तो इनका जो है कार्यकाल आपको देखने को मिलता होगा कि देख लीजिए यहाँ पे इनका कार्यकाल है 1842 से लेकर के 1842 से 44 तक, 2 साल तक इनका कार्यकाल रहा है दोस्तों। देखिए एलन बरो के बारे में अगर बात करें तो इसके समय में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है समाप्त हुआ था। जो 42 में आपको पता है कि 39 से 42 तक प्रथम अफगान युद्ध अभी हमने देखा है। तो इन्हीं के समय में जो जाकर के यह अफगान युद्ध जो है 1843 में सिंध का विलय कर लिया गया था। अफगान युद्ध समाप्त हुआ और 1843 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि सिंध का विलय का श्रेय जो है चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। और किसके समय में हुआ था सिंध का विलय? 1843 में। यह डेट भी याद रखा जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से डेट भी 1843 और किसके समय में था? एलन बरो के समय में जो सिंध का विलय हुआ 1843 में। चार्ल्स नेपियर को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिए यहाँ से 1844 में जो है इन्होंने कानून बनाकर दास प्रथा को जो है एलन बरो के द्वारा समाप्त किया गया 1844 में। तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिए, सिंध का विलय 1843 में एलन बरो के समय में और 1844 में जो है दास प्रथा का समाप्ति एलन बरो के समय में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों आपसे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 तक इनका कार्यकाल है। इसके समय में जो है ना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था और इसने अंग्रेज जो है इसमें विजय हुए और 1844 में कानून बना करके नरबली प्रथा, देखिए नरबली प्रथा को जो है किसके समय में समाप्त हुआ? आपसे अगर पूछे यहाँ से 3 फैक्ट को कंटिन्यू याद रखिए, हमेशा यह हमेशा पूछा जाता है आपको। सिंध विलय 1843 चार्ल्स नेपियर के सहयोग से एलन बरो के समय में। दास प्रथा का जो है अंत हुआ था वह एलन बरो के समय में। लेकिन आपसे अगर पूछ दे नरबली प्रथा का जो है समाप्ति वह लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1844 में। तो यह पॉइंट को याद रखिए। और नरबली प्रथा जो था दोस्तों कभी आपसे एग्जाम में पूछे, यह जो है खोंड जनजाति में जो है प्रचलित था। खोंड एक जनजाति था और उसी में जो है नरबली प्रथा को चलाया जाता था। उसके बाद है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी तक में लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो है दोस्तों सबसे वीवीआई के रूप में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को याद रखेंगे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। इनका कार्यकाल भी याद रखा जाता है 1848 से 56। 1848 से 56 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। लगभग जो है दोस्तों 8 साल तक यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए थे। तो इनसे जो है जो फैक्ट है, बहुत सारे फैक्ट इनसे निकल के सामने आएगा और सबको जो है हम लोग को याद रखना है। इसमें क्या है दोस्तों कि अब तक के गवर्नर जनरल में आने वाला वायसराय में सबसे अधिक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति था। यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के जो है लॉर्ड डलहौजी व्यक्ति थे। इनके कार्यों का वर्णन जो है निम्नलिखित है, जैसे प्रशासनिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं। तो बहुत सारा कार्य जो है इन्होंने किया था।
प्रशासनिक कार्य की बात करें दोस्तों, तो इसने प्रशासन के क्षेत्र में कई कार्य जो है संपन्न किया, कई कार्य को जो है प्रशासनिक कार्य में संपन्न किया। तो हम उन्हीं पर जो है चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने जो है काम किया है। प्रशासनिक कार्य की अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे देखिए देखिए द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1848 से 52 में, इस युद्ध में अंग्रेजी विजय हुए और बर्मा का क्षेत्र तथा पीगू को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। बर्मा का क्षेत्र तथा पीगू, दो क्षेत्र को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में यहाँ पे मिला लिया गया। उसके बाद दोस्तों इसने यूसुफ हुकर को और डॉक्टर कैंपबेल के साथ जो है सिक्किम वासियों के द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा करके सिक्किम को भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया दोस्तों। तो यह जो है अच्छा काम नहीं था, यहाँ पे याद रखा जाता है। सिक्किम को देखिए, सिक्किम को भी जो है दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा करके, ऐसा किया नहीं गया था लेकिन यह आरोप लगा करके यूसुफ हुकर और डॉक्टर कैंपबेल के साथ सिक्किम वासियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा करके सिक्किम को भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो यह पॉइंट को याद रखिएगा, कभी अगर आपसे पूछे तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और 1849 में पंजाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के यह व्यक्ति थे, तो यह तो याद ही रखा जाता है कि पंजाब को डलहौजी के द्वारा या फिर सीधे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो 1849 में। तो यह दोस्तों याद रखा जाता है पॉइंट। उसके बाद विलय का सिद्धांत, इनका एक विलय का सिद्धांत आया और इसी के लिए जो है इनका आलोचना भी किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी, सबसे अधिक आलोचना जो है विलय के सिद्धांत के लिए किया गया इनको, इसको कि विलय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहा जाता है। गोद लेने की प्रथा, गोद लेने वाले प्रथा का निषेध या राज्य अपहरण की नीति या फिर जो है व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्यालय की नीति भी इसको कहा जाता है। सब के रूप में इंग्लिश में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहा जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि किसका सिद्धांत था, तो लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी का यह सिद्धांत था विलय का सिद्धांत। इस नीति के अंतर्गत क्या होता था दोस्तों, इस विलय का सिद्धांत क्या था ना कि इस नीति के पहले जो चलते आ रहा था वंशानुगत जो है राजा का क्रम जो है चलते आ रहा है। यहाँ पे लिखा गया इस नीति के अंतर्गत अगर किसी राज्य के पास अपना वास्तविक पुत्र नहीं था तो उनको राज्य से जो है वंचित कर दिया जाता था और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। लेकिन यह तो कार्य किया ही जाता था, इनके द्वारा क्या किया गया, इस नियम के द्वारा, विलय के सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम जो है सतारा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो सर्वप्रथम सतारा को विलय सिद्धांत के अंतर्गत जो है मिलाया गया। तो इसको याद रखा जाता है कि आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले जो है किसको मिलाया गया विलय के सिद्धांत के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो यह जो है सतारा जो कि महाराष्ट्र में है और इन्हीं को जो है सबसे पहले मिलाया गया। तो इसका डेट भी याद रखा जाता है दोस्तों कि सतारा को सबसे पहले, और 1849 में जयपुर, संभलपुर और 1850 में बघाट, उसके बाद है दोस्तों 1852 में उदयपुर, झांसी को याद रखिए 1853 में झांसी को, 1854 में जो है दोस्तों नागपुर को भी जो है इन्होंने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में जो है मिला लिए थे। उसके बाद अभी तक में सबसे इम्पोर्टेंट जो विलय के सिद्धांत से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसमें जो क्या है दोस्तों कि देख लीजिए यहाँ पे 1856 में जिस तरह सिक्किम को दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके मिलाया गया था, उसी प्रकार 1856 में दोस्तों कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को जो है मिला लिया गया था। इनका जो है वास्तविक पुत्र था लेकिन फिर भी इन पर जो है कुशासन का आरोप लगा लेता है और लगा करके जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया जाता है 56 में। यह याद रखिए 1856। झांसी को भी याद रखा जाता है डेट के साथ, और जयपुर संभलपुर को भी ध्यान में रखिए। सर्वप्रथम के रूप में दोस्तों सतारा को याद रखिए। अब जो है दोस्तों सार्वजनिक कार्य के रूप में इन्होंने क्या क्या किए, सार्वजनिक कार्य, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सार्वजनिक कार्य के रूप में 1800 बहुत सारे सार्वजनिक कार्य किए, लेकिन यह विलय के सिद्धांत के लिए जो है इनको आलोचना किया जाता है। सार्वजनिक कार्य के रूप में 1853 में लोक सेवा विभाग की जो है स्थापना किया। 1853 में भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की, लोक सेवा, टेलीग्राफ सेवा। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम कोलकाता से आगरा के बीच जो है टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत इन्हीं के काल में जो है हुआ था। तो इसको याद रखा जाता है, कभी आपसे पूछा जाए, या बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ के बीच हुआ, तो कोलकाता से आगरा के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है यह हुआ था। इसने टेलीग्राफ सेवा की विभाग की स्थापना कोलकाता में किया और असंधनेसिक का जो है इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया। इसे भारत में डाक सेवा का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। डाक सेवा, पोस्ट ऑफिस जो अभी हम लोग देख रहे हैं वह लॉर्ड डलहौजी का ही देन है। इसका भारत में डाक सेवा का जनक के रूप में माना जाता है। डाक विभाग अधिनियम के द्वारा 2 पैसे की दर पर जो है पत्र को भेजने की व्यवस्था जो है इसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है किया गया था। तो यहाँ से याद रखिए डाक सेवा के जनक के रूप में लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक टिकट का जनक भी इनको कहा जाता है, भारत में माना जाता है। इसने कराची से आपको देखिए पोस्ट ऑफिस का जनक, डाक टिकट का जनक, यह जो है कराची से
डाक टिकट के प्रचलन का जो है शुभारंभ किया था। तो यह याद रखा जाता है कराची। उसके बाद दोस्तों भारत में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का जनक, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, रेलवे का जनक के रूप में जो है लॉर्ड डलहौजी को जो है जाना जाता है। 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर यह जो है रेल चलाया गया था। भारत में मद्रास में पहले जो है रेलवे का परिचालन को सर्वप्रथम शुरू करना था, लेकिन महाराष्ट्र में लेकिन यह जो है महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के बीच शुरू हुआ। और इसमें जो इंजन लगा हुआ था सबसे प्रथम ट्रेन में, उसका इंजन 3 इंजन लगा हुआ था। तीनों इंजन का जो है नाम था सिंधु, सुल्तान और कावेरी। 3 इंजन का प्रयोग इसमें किया गया था और इस रेल का नाम जो है दोस्तों ब्लैक ब्यूटी नाम रखा गया था, ब्लैक ब्यूटी। तो ध्यान रखा जाता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से कि 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है किया जाता है। वाणिज्यिक व्यापार के रूप में अगर बात करें दोस्तों कि इसने वाणिज्यिक व्यापार के विकास के लिए भी कुछ काम किए, और वह है दोस्तों कि कराची बम्बई बंदरगाह को जो है आधुनिकीकरण करके व्यापार के लिए खोल दिया गया था। और इसके समय में गंगा नहर को और सोन नहर को जो है सिंचाई व्यवस्था के लिए खोल दिया गया था। तो यह बात भी ध्यान रखा जाता है। शिक्षा संबंधी भी इन्होंने कुछ कार्य को संपन्न किया। लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 1854 में जो है दोस्तों, आपको पता होगा कि लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी के शिक्षा के माध्यम था, जो कि यह पीछे पढ़ लिए हैं। और इन्हीं के रिपोर्ट को समीक्षा करने के लिए एक रिपोर्ट और चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन, चार्ल्स वुड यहाँ से 1854 याद रखा जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट को उच्च शिक्षा का जो है प्राथमिकता दिया था। उच्च शिक्षा को, शिक्षा का माध्यम यहाँ पे उच्च यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को भी जो है माध्यम बनाया था। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है। 1854 में वुड डिस्पैच आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद है 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम के द्वारा जो है भारत के सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था किया गया। तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1853 के अधिनियम के द्वारा भारत में अब जो है, जो अभी हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, वह 1853 के अधिनियम के द्वारा ही यह लागू हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम चीन में जो है प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ। और आधुनिक काल की बात करें दोस्तों तो परसा में सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा की जो है शुरुआत किया गया। अब आगे है दोस्तों भारत के वायसराय। यहाँ से जो है दोस्तों भारत के वायसराय के रूप में हम लोग को पढ़ना है। और भारत के वायसराय के रूप में 1800, जैसे हमने बताया कि 1833 के बाद 1858 का अधिनियम आता है। और उसमें जो है अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय के रूप में जो है घोषित किया गया और बना दिया गया। इस तरह जो पहला वायसराय आए थे वो लॉर्ड कैनिंग जो है आए थे। तो उस पर अब जो है ना, जितने भी वायसराय आए वो देश आजाद तक अब हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग का कार्य यहाँ पे देख लिए, 1856 से 62 है। लॉर्ड एल्गिन आते हैं, फिर लॉरेंस आते हैं, लॉर्ड मेयो आते हैं, नॉर्थ ब्रुक आते हैं, लिप्टन, रिपन, डफरिन, लेंसडाउन। तो यह सब जो है ना पॉइंट दोस्तों, यह सब जो है ना सब लगभग हार्डिंग, जेम्स। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देश आजाद की तरफ ना, वैसे वैसे इंटरेस्टिंग कहानी, इंटरेस्टिंग एक से एक बढ़कर व्यक्ति गवर्नर वायसराय के रूप में आते हैं। और सब ने कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा काम करते हैं कि देश को लास्ट में इनको आजाद करना पड़ता है। एक से एक विद्रोह आता है। तो सबको जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए केवल भारत का गवर्नर जनरल, चूंकि यह बहुत लंबा हो जाएगा, अभी देख लीजिए यहाँ से लेकर के आप देख रहे होंगे लॉर्ड कैनिंग से लेकर के दोस्तों लास्ट में सी राजगोपालाचारी यानी कि 1950 तक हम लोग को अभी तक पढ़ना है। यानी कि 1856 से लेके जो है 1950 तक लगभग 100 साल तक है दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग को पढ़ना है। तो यह बहुत लंबा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप एक बार जुड़ करके, वहाँ डेली होमवर्क टेस्ट सीरीज कराया जाता है, आपको टारगेट दिया जाता है और जो है टेस्ट लिया जाता है। मैथ रीजनिंग के लिए 1 बजे का टाइम रखा गया है और जीके जीएस के लिए दोस्तों 9 बजे रात में जो है टेस्ट लिया जाता है। आपको उसमें लुसेंट, रेलवे, एसपीडी, समान अध्ययन और करंट अफेयर जो है एसपीडी का बुक आता है उसको जो है करवाया जाता है। और रात में उसी को आपको टारगेट दिया जाता है इस बुक से, और रात में उसी टॉपिक से जो है टेस्ट लिया जाता है। तो जो भी लोग अगर डेली होमवर्क टारगेट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है आवर स्टडी नोट्स, उससे जुड़ करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से टेस्ट देते हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं एक बार जुड़ करके देखिए, एक बार ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। अच्छा लगेगा तो ठीक है, बाद बाकी आप स्वतंत्र हैं। उम्मीद करते हैं बहुत स्टैंडर्ड लेवल का तैयारी कराया जाता है, बहुत हाई लेवल का तैयारी करवाया जाता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सभी व्यक्ति का। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं एक बार ज्वाइन करके देखिए। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके, थैंक यू।